वो भी समाचार के हिसाब से उसमें भी 4-5 निर्णय हमने जो लिए हैं, तो कुल मिला के ये 40 एजेंडा आज बन जाते हैं। इसमें अगर मैं आज के एजेंडा में सबसे पहले और सबसे प्रमुख रूप से 1-2 विषय रखना चाहूँ तो वो ये है कि बहुत से हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ है तो वो रेजिडेंशियल एरियाज, कोर एरिया जितना भी शहरों का रहता है, पुराने जैसे क्षेत्र हैं, उस पुराने क्षेत्रों में जैसे मान लो DLF के एरियाज हैं, उनमें मानो और भी कुछ इस प्रकार के क्षेत्र जहां म्यूनिसिपैलिटी के अंदर उनको रेजिडेंशियल की बजाय लोगों ने कमर्शियल यूज करना शुरू कर दिया है। मॉल टाउन्स खास करके वो सारे आधे से ज्यादा कमर्शियल बन गए। बहुत समय से ये विचार चल रहा था कि आखिर इनका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि उनको इतने सारे कमर्शियल उनको हटा नहीं सकते, वापस रेजिडेंशियल ला नहीं सकते, तो उनको एक मान्यता दे करके एक नीति बनाई जाए, पॉलिसी बनाई जाए। तो वो पॉलिसी आज हमने बना दी है। उसके अंदर जैसे बूथ हैं, दुकानें हैं, सेवा बूथ है, तो ऐसा जो एरिया है उसके अंदर कोई जैसे दुकानों में बेसमेंट बना ली और ऊपर, ये 2 अलग अलग है उसमें। एक तो है जो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर को सेकंड फ्लोर बना लिया, फर्स्ट फ्लोर बना लिया, उनकी मान्यता देना, क्योंकि वहाँ हमारे है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन मान्यता देनी है तो उसकी कोई पॉलिसी बनाई जाए। एक तो हमने वो पॉलिसी बनाई है और इसमें बूथ की जो पहली मंजिल, बेसमेंट या दोनों का जो भी निर्माण हुआ है, इसमें लोग 31 मार्च 2024 तक अप्लाई करके और उनको रेगुलराइज करा सकते हैं। उसके जो चार्जेस हैं वो कुछ फिक्स किए हैं, उसने चार्ज दे देंगे। अभी तक उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में पैसा लगता था उनका, जो कंस्ट्रक्शन, जो उसको क्या बोलते हैं, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, वो सारा कंपाउंडिंग फीस भी बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी फीस थोड़ा रेगुलराइज करके और उनको हमने कहा कि वो रेगुलराइज करा लें, ऐसे बाजार जितने भी सारे हैं। दूसरा वो जो मैं पहले बताया कि रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल जिन्होंने बना लिया, इसकी पॉलिसी ये ठीक है कि HSBP वगैरह लागू नहीं होगी, हाउसिंग बोर्ड या HSIDC इस प्रकार के, या जो टाउन कंट्री प्लानिंग लाइसेंस दिए हुए हैं जिनको, ऐसी प्लैंड जो कुछ कॉलोनी है उनको छोड़कर अनप्लैंड जो क्षेत्र था, कोर एरिया, उसमें रेजिडेंशियल को कमर्शियल कर लिया। उदाहरण के लिए मालटाउन पानीपत हम देखते हैं, उदाहरण के लिए मालटाउन रोहतक देखते हैं, उदाहरण के लिए करनाल में कुंजपरा रोड का एरिया जो सब देखते हैं। तो ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज में बड़े बड़े मॉल सब कुछ बन गए हैं। इन सबको रेगुलराइज करने की पॉलिसी हमने बनाई है और उसका भी तय किया है कि वो जो कॉलोनी है कम से कम 50 साल पहले बनी हुई हो। ऐसे 50 साल पहले के जो आवासीय भूखंड हैं उन पर ऐसे जो भी एरिया है उसको हमने कमर्शियल करने का भी तय कर लिया। अगर किसी ने अपने प्लॉट को डिवाइड भी कर लिया है तो ऐसे डिवाइडेड प्लॉट्स को भी हम कमर्शियल करने के लिए जो एरिया वो चाहेंगे अप्लाई करेंगे उसको हम दे देंगे। और इसका भी हमने कोई तिथि तय की है क्या कि कब तक अप्लाई करेंगे? सर 6 महीने से 6 महीने, यानी अब से 6 महीने, 3 महीने इस साल के लगा ले, 3 अगले साल के, 31 मार्च मोटा मोटा मान के चले कि तब तक वो अप्लाई कराएंगे। उस समय तक अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर उनको एक फाइन भी लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को भी हम करेंगे। एक एजेंडा हमारा है, जो रजिस्ट्रियां होती थी अभी तक तहसील और उप तहसील में होती थी, हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से उसको SDM ऑफिस में करनी शुरू भी कर दी हैं, लेकिन आज उसका विधिवत कैबिनेट से पोस्ट फैक्टो एजेंडा हमने पास कर लिया कि हर एक सब डिवीजन को एक उप जिला, क्योंकि किसी भी रजिस्ट्री की जो तहसील होती है उसको उप जिला इस नाम से दर्ज देना, सब रजिस्ट्रार जिसको कहते हैं उसको नाम देना जरूरी होता है। तो हमने सब डिवीजन को भी एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस यानी उप जिला इसका दर्जा देने का आज पास कर दिया है, ताकि वो रेगुलराइज हो जाए। अब रजिस्ट्री कोई भी कहीं भी जाकर के करा सकते हैं। टोकन लेंगे तो उस टोकन को एट रैंडम कंप्यूटर, चाहे वो सब डिवीजन ऑफिस में दे दे, यानी SDM को दे दे, चाहे तहसीलदार, चाहे नायब तहसीलदार, कहीं भी निकलेगा तो जाकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर उस ऑफिस में व्यक्ति नहीं है, उस कारण से छुट्टी पर है या किसी कारण से पोस्ट खाली है, कुछ भी है, तो फिर जो उसका दूसरा साथ में ऑफिस है जो एंटाइटल पहले से है रजिस्ट्री करने के लिए, तहसील अथवा उप तहसील, वो वहां जाकर के उसको करा सकते हैं।
उसके बाद कराली तो इनको क्या करना है, इनको जिस चीज की जरूरत है वो तो बताई जाए। विषय पहले वो जो आपके अंदर की खबर जो आपने निकाली हुई है कि जो पेंशन हमने पहले 20 वर्ष का जो पत्रकार है और 60 वर्ष की आयु के बाद उनको पेंशन का जो 10,000 रुपए की जो हमारा प्रावधान है, और हरियाणा निवासी अथवा हरियाणा के बारे में जो लिखते हैं उन सब के लिए 10,000 की पेंशन थी। हालांकि किसी एक मंच पर तो मैंने 11,000 की भी घोषणा की है, लेकिन 11 नहीं, हाँ 11 नहीं, उसको आज 15,000 रुपए कर रहे हैं, इसलिए वो पेंशन 10,000 से 15,000 की जा रही है। और बस अंदर की खबर तो यही थी। फिर ये पराली का जो विषय में बताया था कि पराली XC2 पराली की एक पॉलिसी हमने बनाई है, जिसमें जितने भी पराली को खरीदने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है, और उनको उसमें प्रोत्साहित करने के लिए कुछ हमने सहायता उनको दी है, कुछ उनको वो भी देते हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं उसके इम्प्लीमेंट्स। और हमने अपने यहाँ जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें भी ब्रिकेट्स को यूज़ किया जाए, उसकी भी एक पॉलिसी इसके अंदर आई है। तो ऐसी कुछ शर्तें लगा करके XC2 मैनेजमेंट जो है पैडी स्ट्रा का ये पॉलिसी बनाई है, ताकि अभी भी बहुत कम पराली को जलाया जाता है, लेकिन फिर भी एक भी केस ऐसा जलाने का ना आए, बल्कि पराली जो है वो लोगों के लिए एक वेल्थ बने। उससे जो उपयोग करने वाली जो कंपनियां हैं उससे एथेनॉल है या एनर्जी बनाते हैं, ब्रिकेट्स बनाते हैं, जो भी है उसको प्रावधान दे करके हमारा टारगेट है कि जो 34-35 लाख मीट्रिक टन पराली उपज होती है उसमें से कितना 27-24 लाख 17 लाख मीट्रिक टन ये पराली कमर्शियल उपयोग में आ जाए, ये हमारा टारगेट है। वो अगर आता है तो फिर बाकी पराली लोग अपने काम में, चारे में, इसमें उसमें उपयोग कर रहे हैं, फिर कोई जलाने का अवसर नहीं आएगा। और हो सकता है कि ये रेट अच्छे मिलने लग जाए तो लोग अपने चारे वाला जो सिस्टम है उसको भी बदलेंगे, फिर सूखी पराली बेच देंगे, हरा चारा खिलाएंगे, कुछ भी कराएंगे, लेकिन ये पराली जो है आगे चल करके बहुत ही लोगों के, किसानों के बहुत फायदे की एक प्रोडक्ट ये उसका ये बनने वाला है। ये पॉलिसी भी हमने आज पास की है। एथेनॉल प्लांट भी लगा रहे हैं। एप्लीकेशन तो बहुत आई है, अभी तक 6 लोगों को परमिशन दी जा चुकी है और 5-6 जो हैं वो प्रोसेस में हैं। वो प्रोसेस में जैसे ही हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उनको परमिशन देगा तो वो भी प्रोडक्ट को उसको चालू करेंगे। स्टेज कैरेज बसेस, इसके अंदर जो किराया है पहले 5 रुपए के बाद हर 1 किलोमीटर के बाद 1 रुपया लिया जाता था। आज हमने तय किया है कि अब 7 किलोमीटर तक, रादर 7.5 किलोमीटर तक भी 5 ही रुपये रहेंगे। वो जो पहले था 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, तो अब वो 6 रुपये 7 रुपये के बजाय 5 रुपये हो जाएंगे। और अगर 8 रुपये 9 रुपये में स्लैब में पहुंच गए तो 10 रुपये हो जाएंगे। यानी दोनों तरफ हमने उसको डिवाइड कर दिया, उसका ना कोई कम है ना ज़्यादा है। एक जिसको कहना चाहिए उसकी स्लैबिंग सिस्टम ये बदला है। पहले 6, 7, 8, 9, 10 था, अब 6 और 10, 15, 20, 25, 30, नीचे 5 से नीचे 5, वो तो पहले भी 5 ही है। मिनिमम किराया पहले भी 5 ही है, अब वो 5 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन आगे हर 1 रुपये का जो स्लैब था उसको कुछ नीचे ले आया, कुछ ऊपर ले गए, 2 नीचे ले आए, 2 ऊपर ले गए, ताकि 1 रुपये की जो चेंज है, 1 रुपये का जो छुट्टा रुपया, इसकी बहुत बड़ी समस्या होती थी। कंडक्टर पैसे वापस देता नहीं था, उठा के 10 का नोट लिया जेब में, टिकट चाहे 6 की देगा चाहे 7 की देगा, वो वापस पैसे देते रहते, छुट्टे नहीं है। वो डिपार्टमेंट को मिलेंगे नहीं, डिपार्टमेंट के जाएंगे भी आएंगे भी। हाँ, मतलब 6 और 7 जो लेता था वो 5 ही लेंगे, 2 कम हो गए। हाँ, 2 कम हो गए, 8 और 9 10 हो गए। तो अल्टीमेटली कोई कस्टमर के ऊपर ना कम है ना ज़्यादा है, लेकिन एक सिस्टम चेंज किया हमने। हाँ, इसमें बड़ी मात्रा में अब लोगों ने पास लेने शुरू कर दिए हैं, जो हमारा ई टिकटिंग का सिस्टम शुरू हो गया है। ई टिकटिंग में 5% रिबेट
हम जो एक्चुअल किराया है उसमें देते हैं। 100 रुपये का पास 95 रुपये मिलेगा। अगर 200 रुपये का पास लेना तो 190 रुपये मिलेगा। 190 में लेके 200 रुपये की टिकट उसी इसी रेट के हिसाब से, और उसमें एग्जैक्ट कटेगा। उसमें अगर 6 है तो 6 कटेगा, 7 है तो बल्कि 7.5 है तो 7.5 ही कटेगा। 9 रुपये 70 पैसे तो 9.70 कटेगा, क्योंकि उसमें ना लेना देना किया, अपना स्वाइप किया और पैसा कट गया। और उसमें ये जो फ्री वाले भी हैं इनको भी पास से ही चलना पड़ेगा। अच्छा जी, चाहे पुलिस वाले हैं या कोई भी होगा, ताकि फ्री कितना ट्रैवलिंग किया अब तो वही हाँ, है, सब ऑलरेडी पास है जो सब है नहीं, वो पास तो होगा ना। अब वैसे ही पास था दिखाया, हाँ जी। अब स्वाइप करना पड़ेगा। अच्छा तो स्मार्ट कार्ड बनेगा। स्मार्ट कार्ड। हाँ, स्मार्ट कार्ड है, सबको मिलता है। आपके तो 4000 किलोमीटर कितने हैं? हाँ जी, काफी वो तो बहुत है। किलोमीटर भी बढ़ा दो, 2 मिनट बढ़ा दो। अरे चलिए, अभी एक बार शुरू हो रहा है। एक सुविधा का उपयोग करिए, ये चीजें तो लगातार चलेंगी। कभी ज्यादा करना, कभी कम करना, नहीं वो कह रहे थे 5000 कर दो जी। कभी ज्यादा करना, कभी कम करना, ये चलता रहेगा। डेटा देख लेंगे कितने लोग 4000 किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं, फिर और किस काम के लिए जाते हैं। ये भी पता लग जाएगा। वो तो फिर एक बंदा छोड़ना पड़ेगा पीछे। नहीं नहीं, आपको बढ़ाना नहीं नहीं, कोई नहीं छोड़ना। वो हमारा कंप्यूटर जो है वो अपने आप बता देता है। ऑटोमेटिक। अब तो हर एम्प्लॉय जिसको जो फ्री पास से चलेगा, इंडिविजुअल का पता लगेगा कौन कितना बस में चला। जल्दी ऐसे लगता है किस काम के लिए जा रहा है। नहीं, वो तो किलोमीटर से पता लग जाएगा, और रूट पता लग गया तो बस लग गया पता। नहीं सर, उसका स्टार्टिंग पॉइंट टर्मिनेशन पॉइंट भी आएगा। वो भी आएगा, रूट भी कौन से रूट पर गया। मतलब ये पत्रकारों पर नजर रखने का प्रबंध किया जाएगा। नहीं, खाली पत्रकार नहीं भाई, फैमिली आईडी के माध्यम से तो पूरे 2 करोड़ 80 लाख पर नजर है हमारी। तो खैर, ट्रांसपेरेंसी इज द वे फॉरवर्ड। एक प्रोग्राम हमारा, वो बहुत जितना ज्यादा होगा उतना लोगों को लाभ होगा। बी ट्रांसपेरेंट, जो करना है उसको बता के करना है कि ये करना है। फिर इसके साथ आज हमने जो दिन में एक तो कार्यक्रम हमारा था, जो एक MOU किया है हमने, और वो MOU हुआ है। MOU का MSME को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो MSME के जो बायर यानी सेलर तो MSME हो गया, बायर गवर्नमेंट भी है, अलग प्राइवेट पार्टीज भी हैं। तो उन दोनों की पेमेंट फैसिलिटीज को करने के लिए कुछ एजेंसीज आगे आई हैं, वर्ल्ड वाइड हैं वो, बैंकिंग को लेकर के और पैसे का जिनका लेन देन होता है। कोई भी वोचर या बिल MSME का है, कोई परचेजर है, तो उसके बिल को डिस्काउंट पर वो कंपनियां खरीद लेंगी। पेमेंट उधर से आएगी, जब आएगी तब आएगी। MSME को जब चाहे तब वो पेमेंट उनसे ले सकता है। इंटरेस्ट का ही, गैप का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे वो बायर दे चाहे सेलर दे, लेकिन एक फैसिलिटेट क्रिएट हुई है। तो आज हरियाणा सरकार का और उन 3 कंपनियों के बीच में एक MOU हुआ है, और वो MOU 1 नवंबर से लागू होगा। उस समय के बाद पेमेंट देने का काम वो कंपनियां MSME को करेंगी, सेलर को कोई मतलब नहीं। सेलर उनको दे देगा, प्रकार के बीच में बैंक या जैसे एक्सचेंज है, एक्सचेंज के रूप में वो काम करेंगे। तो एक ये MOU हुआ, इससे मुझे लगता है MSME को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि MSME के पास कई बार पैसे नहीं होते हैं। अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं तो जो बायर है वो अपने तरीके से महीने में, 2 महीने में, 6 महीने पेमेंट करता है। अब ये जब चाहे तब पैसा लेकर के अपने काम को बढ़ाएंगे। हमारा MSME का जो शेयर है वो देश भर के अंदर हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा है। पॉपुलेशन इज 1.4% हरियाणा की, और हमारा जो MSME का शेयर है 1.5% है, और हमारी जो जॉब्स है 1.58% है। पूरे देश भर के जो जॉब्स MSME में हैं उसका हमारा शेयर है 1.58। हम और कोशिश कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि MSME हमारा एक रीढ़ की हड्डी, ये हमारी नाते से है बनी। इसी प्रकार आज हमारा जो HEPB बोर्ड है, हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड, 6 केसेज उसमें थे। रादर 2 केसेज हमने रेफर किए हैं, वो अगली मीटिंग में आएंगे, लेकिन 4 केसेज जो हैं उनको हमने आज 1041 करोड़ रुपए की परियोजनाएं उनको स्वीकृति दी है। वो हाँ, एक HSIDC मिला के साथ एक HSIDC का, तो 7 में से 2 रेफर किए हैं। 5 प्रोजेक्ट्स को हमने अनुमति दे दी है
अपनी स्वीकृति। 119 करोड़ रुपए ऐसी सब कंपनियों को विशेष सब्सिडी के नाते हमने मंजूर किया है, क्योंकि सब केसेस नए आते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनका कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी और कितना GST कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे सब मिला करके कुछ शर्तों के आधार पर उनको सब्सिडी देते हैं। 119 करोड़ रुपए की ये सब्सिडी हमने दी है, अलग अलग से ये 5 हैं। इसी प्रकार हो गया, शुरुआत यहाँ से की थी मैं, रेगुलराइजेशन इसी प्रकार से एक पॉलिसी वो भी मीडिया से जुड़ी है, और वो है कि अभी तक तो हम डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ एक फॉर्मल संबंध हमारा एडवर्टाइजमेंट का, पॉलिसी का वो सब था। एक बहुत बड़ी शिकायत कह लें, समस्या कह लें, सब तरफ से आती थी, वो थी हमारा ये जो डिजिटल मीडिया का विज्ञापन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब, और इनका कोई रजिस्ट्रेशन, इनका कोई एडिशन और कोई योजनाएं पाइपलाइन भी हैं, सब हैं। लेकिन आज हमने पहली बार इनकी जो विज्ञापन नीति है सोशल मीडिया पर भी, वो भी आज हमने पॉलिसी पास कर दी है। उस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे जो डिजिटल मीडिया के, क्योंकि बहुत बड़ा एक मीडिया बन गया है। जो पहले ऑलरेडी बनी है उसको भी थोड़ा करना पड़ेगा पंजाब में किसी के साथ। आप सुझाव दे दीजिए या किसी और प्रदेश की पॉलिसी बताइए, हम फॉलो कर लेंगे। लेकिन अभी तो उनकी कितनी लाइकिंग है, कितने उनके शेयरिंग है, कितना वो किस प्रकार के न्यूज़ के लिए ये जो और ऊट-पटांग चलता है उसको हमने बाहर रखा है सब। लेकिन न्यूज़ वैल्यू जिसकी ज़्यादा है और जिनका एक पॉजिटिव, जिसको कहना चाहिए, एक मैसेज जनता में जाता है, ऐसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं। उन पैरामीटर्स के आधार पर हम प्रचारित करेंगे, तो जो लोग उसमें शामिल होना चाहेंगे, जो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, उनको फिर कार्ड भी दे देंगे। और कार्ड के हिसाब से फिर ये जो है कहीं भी 20, 30, 50 लोग तो चलो जेन्युइन हो गए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, और फिर वहाँ 150 लोग वो अपना कैमरा लेके, जो कैमरा क्या, मोबाइल लेके, कैमरा भी हो तो कोई बात नहीं। तो वो जो सारा विषय था उसमें हम भी बहुत ज़्यादा ना पिकी उस पिकेट यूज कर सकते, ना कुछ और कर सकते। आप लोग उस समय तो शायद कुछ नहीं कहते, लेकिन बाहर जाकर के कान में आप फूंक मारते, जी ये सवालो ना, जी क्या करें। तो ये समस्या सबकी, आपकी भी है, हमारी भी है। हाँ, जेन्युइन लोग, अच्छे लोग मीडिया में आने चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट हो, क्योंकि मीडिया का अपना एक महत्व है। और उसमें अच्छे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए, उनको विज्ञापन के माध्यम से। अभी तो वो भी विज्ञापन नहीं मिलता है, तो फिर हर तरह के काम करने के लिए उनकी इच्छा भी रहती है। अगर विज्ञापन का पैसा मिलेगा तो शायद वो भी अपने सिस्टम को सुधारने में थोड़ा सा आगे आएंगे। हाँ, तो ये एक पॉलिसी आज हमने कार्ड का थोड़ा सा असर एक करते हैं। बंद हो जाएंगे, जो ऊट-पटांग आपने कहा बंद हो जाएंगे। नहीं, बंद करे ना करे उनका काम है। हम तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देंगे, हमारा इतना ही काम है। बाकी तो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में कौन क्या करेगा, कितना करेगा। प्रोग्रामों में रोक लगा देंगे, नहीं, रोक का तो नहीं है, हम तो प्रोत्साहन देंगे अच्छे लोगों को। जो अच्छे लोग होंगे फिर बंद जिसने होना होगा अपने आप हो जाएगा। अभी भी आप इसको अदरवाइज मत लेना। जब चुनाव आते हैं तो हमारे चैनल की संख्या डबल हो जाती है, चुनाव खत्म हो जाते हैं तो चैनल की संख्या वहीं आ जाती है। एक हाउस 4 चैनल भी चलाता है, 5 भी चलाता है, हम रोकते थोड़े किसी को। उस समय सबको लगता है कि हाँ चला लो, और अच्छे लोगों को रोजगार भी मिलता है, व्यूअरशिप लोगों को अच्छी मिलती है, व्यूअर देखने वाले भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि चुनाव की खबरों की इच्छा सबकी होती है। चुनाव खत्म होते हैं, सब अपने टीवी को बंद रखते हैं, फिर तो छवि को मनोरंजन लगा लो, ये देख लो, वो देख लो। चुनाव की खबरें जो होती है वो किसी मनोरंजन से कम नहीं होती है, तो इसलिए उस समय बाढ़ आती है, फिर जब वो बंद होता है तो शिफ्ट कर जाते हैं। इसलिए ये एक मीडिया, आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं, दुनिया अलग। तो सर सब्सक्राइबर फॉलोअर्स का भी कोई फॉर्मूला है? वो भी रखा है। सभी आपको एक प्रेस नोट के माध्यम से एक उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डिटेल आपको मिलेगी। लेकिन आज इतनी सारी डिटेल होने के बाद नए इश्यूज थे, तभी हमारी मीटिंग भी लगभग 3.5 घंटे 3 बजे शुरू की थी, 3.25 घंटे मीटिंग। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको बहुत वेट करनी पड़ी आज। अब ये पता नहीं हमारी खबरों को इतना लेट आप कैसे भेजोगे, ले जाओगे। चलिए। अच्छा सर, ये बताएं, जो आपने MSME की बात करी है, ये प्राइवेट सेक्टर में क्रेडिट का तो अभी भी चल रहा है,
ये जो आपने 6 कंपनियों की MOU की बात की है, अभी 3 की है, चौथी एक आनी है, 4 हो ये जो जाएगी। 3 कंपनियों की करी है, इसमें मतलब गवर्नमेंट का क्या भूमिका रहेगी, क्या गारंटी होगी, क्या गवर्नमेंट होगा? की कोई गारंटी नहीं होगी। तो आज इसलिए किया कि हम जो MSME में से जो MSME से जो मटेरियल खरीदेंगे वो भी इन्हीं के माध्यम से खरीदेंगे ताकि उनको पैसा टाइमली मिल जाए। वो जो कंपनियों से MOU किया, हाँ, अभी हमने उतना किया। आपस में सेलर बायर का वो एग्रीमेंट उनका अपना अपना होगा। हाँ, उसकी कुछ उन्होंने शर्तें बनाई हैं, कुछ उनके टर्म्स कंडीशंस बनाए हैं, वो हमारे में भी लगाए गए हैं। आखिर उसका इंटरेस्ट कौन देगा, उसमें ऑप्शन जो है सेलर की पहले ऑप्शन रहेगी भी सेलर उसका इंटरेस्ट खुद देना चाहता है क्या, या वो बायर की तरफ करना चाहता है। फिर उसी हिसाब से बायर से उसका एग्रीमेंट होगा कि मैं 1 महीने बाद पेमेंट ले लूँगा, तो उस हिसाब से उसको महंगा बिकेगा। कोई तुरंत पेमेंट लेना चाहता है उसका कम बिकेगा। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर सबके जो चीज़ें होंगी, अब बाकी तो सारा जब सामने आएगा उसके प्लस माइनस क्या होंगे वो ज़रा बाद में पता लगेंगे। लेकिन हमें लगा है कि पेट्रोल पंप एक अच्छा ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के कारण से MSME को लाभ जरूर होगा। कंपनियां जो क्रेडिट कंपनी आ रही कौन सी हैं सभी, MOU हुआ? क्या क्या प्रोफाइल है उनका प्रेस तो नोट में बता देंगे। हाँ, फुल डिटेल तो कुछ आपको बैंकों के वो सब RBI अप्रूव्ड कंपनी, RBI कोई पिक एंड चूज नहीं है उसमें। कैबिनेट से ज्यादा एक और चर्चा चल रही है सर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पहले एक बार पार्टी के डिप्टी CM बना रहे जिसमें चार समाज अलग अलग डिप्टी CM बनाने की बात क्या प्रतिक्रिया? अभी कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। अरे सर ये आपने नहीं, एक बहुत बड़े गंभीर इशू इन्होंने उठाया है। देखो मित्रों, पहले एक डिप्टी CM की बात की सर, जब उसके ऊपर बार पलटवार हुआ तो फिर अब 4 डिप्टी CM की बात। देखिए कुल मिलाकर के पहली बात तो सोच, अब सामने वाले की सोच क्या है। डिप्टी CM बहुत प्रदेशों में बनते हैं, 1 भी बनते हैं, 2 भी बनते हैं, लेकिन कभी कोई इस ढंग से ऐलान करता है कि उन जातियों को फाड़ फाड़ के चीर के कि मैं इस जाति का डिप्टी CM बना दूंगा, मैं इस जाति का डिप्टी CM बना दूंगा। इसका मतलब है कि आपने जातियों को राजनीति में इस ढंग से धकेल दिया कि राजनीतिक यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम को तो आपने तार-तार कर दिया। तो डेमोक्रेसी का चीरहरण है और बहुत एक ये निंदनीय पहलू है। हम किसी जाति बिरादरी के कोई विरोध में नहीं है, हमारे लिए सब एक समान है, एक जैसे हैं। हमने हरियाणा में एक का नारा दिया कि समाज को जातियों में मत बांटो। जातियों के ऊपर 3 C का विरोध करने के लिए मैंने हमेशा कहा है, दैट इज करप्शन, दैट इज कास्ट एंड क्राइम, करप्शन एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। कास्ट से भी विरोध नहीं है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एक पर्टिकुलर शब्द है ये कि जाति आधारित राजनीति। इसका मतलब है कि हम जातियों के जैसे बहुत प्रदेशों में लोग बहुत पहले से खेल रहे हैं, हमारे यहाँ तो हरियाणा में बहुत सुख शांति है इस मामले में, सब एक साथ मिलकर के बैठते हैं। यहाँ तो अगर खाप पंचायतें भी हैं, एक ही खाप में सब जातियों को लोग इकट्ठे मिलकर बैठते हैं, कोई किसी जाति के नाम से अलग से बैठते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन राजनीति में इतना खुला खेल कोई खेलेगा ये निंदनीय है। हाँ, कुछ और कह रहे थे कुछ? जी सर, जो आपने 50 साल पुरानी जो कॉलोनियां हैं जो कमर्शियल उनको करने के बताइए किस देर को करा सकते हैं। कमर्शियल तो हो चुके हैं, उनको हम रेगुलराइज कर रहे हैं। रेगुलर कर देते हैं। तो जैसे रेसिडेंशियल कॉलोनियां हैं, कई राज्यों में ऐसे हैं जो सड़कों पे अगर जो कहा जाए कमर्शियल इलाके हैं, जैसे मेन सड़क से A रोड या B रोड, वहाँ 70 से 100 फुट तक जो है वो कमर्शियल एक वो दे देते हैं मान्यता, और उसका जो रेवेन्यू लेते हैं सरकार लेती है, चाहे वो हिस्ट्री के टाइम में भी आप दुकान को भी ऐसी भी कुछ सोच है आपकी कि आगे इस तरह करें? देखिए, एक होती है प्लानिंग पार्ट तो पहले भी चाहे HSVP का सेक्टर होता है उसमें भी कि हाँ इतने % कमर्शियल होगा, इतने % रेजिडेंशियल होगा, ये सब प्लानिंग पार्ट होता है। लेकिन एक है अनप्लान्ड तरीके से कुछ लोगों ने बना लिया और बहुत पुराना बना हुआ है, वहाँ प्लानिंग से पहले भी बसा हुआ नहीं एरिया, पहले ही हमने उसको कोर एरिया कहा है। तो ऐसे भी बाजार हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हैं और बड़े उनके बिजनेस के सिस्टम बने हुए हैं। ऐसा अभी तो उनको रेगुलराइज किया है। उस रेगुलराइज में भी अगर कहीं पैरामीटर्स जो तय किए हैं उस पैरामीटर्स पर वो एरिया तय नहीं उतरता तो शायद उसको रोकना भी पड़ेगा। जैसे हम कॉलोनीज को रेगुलराइज कर रहे हैं, कॉलोनीज को रेगुलराइज करने के बाद हमने पहले कहा कि भी एंट्री उसकी 6 मीटर की होनी चाहिए। 6 मीटर से अगर कम एंट्रेंस है उस कॉलोनी के तो अप्रूव नहीं करेंगे। ऐसे इंटरनल रोड्स 3 मीटर जरूर होनी चाहिए, 3 मीटर से नीचे तो उसको नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स यहाँ भी लागू करेंगे कि जनता को उससे परेशानी ना हो
लेकिन जनता को परेशानी नहीं है, लोग अगर एडजस्ट कर गए हैं और वो कॉलोनियाँ ऐसी बन गई हैं तो फिर उनको रेगुलाइज करना, हाँ उसमें कमर्शियल का जो बाकी सिस्टम है उसको हम लागू करेंगे। सर एक विषय और थोड़ा रह गया है, उसको पूरा कर लेते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चन आंसर पर। एक जो अभी बाढ़ आई थी तो उस बाढ़ के समय क्षति बहुत हुई, खास करके अदर देन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का एक पोर्टल हमने बनाया क्षतिपूर्ति का किसानों के लिए। एक हमने एग्रीकल्चर के अलावा, मानो किसी का पशुधन है, डेथ हो गई, किसी का मकान गिर गया, किसी का इंडस्ट्री एरिया है तो उसमें कोई नुकसान हो गया, किसी का बाजार में दुकान है उसका नुकसान हो गया, घर गिर गया है तो या घर में कोई रिपेयर वगैरह के लिए वो कोई इसमें दरार आ गई, तो ऐसे सब विषयों पर एक क्षतिपूर्ति का सिस्टम हमने बनाया था। तो आज आपके सामने एग्रीकल्चर को छोड़ करके बाकी जो हमारी असेसमेंट हुई है उस असेसमेंट के हिसाब से कुछ जो राशि है वो हम उसको पोर्टल के ऊपर सबको जो प्रेषित करेंगे। आपको जानकारी है कि पहले जैसे 47 लोगों की तो इस बाढ़ में मृत्यु हुई थी और उसमें सबको 4-4 लाख रुपए हमने जैसे ही ये जानकारी पूरी इकट्ठी हुई थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उसकी जांच करने में, वेरीफाई करने में टाइम नहीं लगता है। डेथ है तो डेथ पता लग ही जाता है डेथ, लेकिन बाकी चीज़ों में वेरीफाई करने के लिए समय लगा था। किसानों ने भी अपनी ज़मीन जो है वो पोर्टल पर डाली है, लेकिन जब तक उसकी बिक्री नहीं हो जाती मार्केट में, मंडी में, तब तक उसका वेरिफिकेशन पूरा होता नहीं है। इसलिए बहुत फील्ड का क्षेत्र मामला है बाहर का, वो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इसके अलावा कुल दावे 8,456 हैं, जिसमें से 8,449 स्थापित हो गए हैं। केवल 7 बचे हैं, किन्हीं कारणों से बचे होंगे, उसको हम ठीक कर लेंगे। तो उसके अंदर लेकिन हमारे सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थी ये कम क्यों है, इसका क्या है? बाकी क्लेम एस्टेब्लिश नहीं हुए सर, वेरिफिकेशन। अच्छा, मतलब उन्होंने क्लेम किया है लेकिन वो वेरीफाई नहीं है, ठीक नहीं है। लोग कई बार वैसे भी कर देते हैं कि मेरा ये नुकसान हो गया, लेकिन वहाँ फील्ड में जाने के बाद पता लगता है कि तो नुकसान नहीं है। बहुत लोगों का एक स्वभाव बन जाता है भी चलो भर दो शायद काम हो जाए। तो लेकिन सत्यापित दावे हैं 5,497 और कुल राशि जो उनको आज दी जा रही है 5,90,99,000, लगभग 6 करोड़। 1 करोड़ को और कुछ राशि जो हम 40 लोगों को 1,60,00,000 ये पहले दे चुके हैं और 5,91,00,000 ये आज जो है दी जा रही है। तो ऐसा कुल मिला के ये 7,50,00,000 रुपए की राशि ये सब हो जाएगी। और फसलों का जो सत्यापित जो होगा वो मंडी की फसल के बिकने के बाद उनको हम बाद में करेंगे। कपास की खेती में भी एक गुलाबी सुंडी का प्रकोप ये बाद में ध्यान में आया है और इसका भी चल रहा है, सर्वेक्षण चल रहा है। और 1 अक्टूबर को और हमने इसकी जो क्षतिपूर्ति का पोर्टल, लोगों ने कहा कि इसको दोबारा से खोलिए, नुकसान जो पहले भर नहीं सके तो उसको खोल दिया है और 30 नवंबर तक ये पोर्टल खुला रहेगा। और इस बार गुलाबी सुंडी के क्योंकि कई वर्षों से नुकसान हो रहा है, तो हमारी यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक टीम बना करके इसके ऊपर शोधन भी किया है। उस शोधन में ध्यान में आया कि जो सुंडी एक बार लगती है वही बाद में अगर सावधानी न बरते किसान तो अगले वर्ष भी वही लगती है। इसलिए उन चीज़ों को पहचान कर ली गई है। हम जैसे ये कटाई हो जाएगी इस बार, तो कटाई के बाद वो जो सारे चीज़ें ध्यान में आई है, खास करके उसका जो अवशेष बचता है कपास का, जिसको बालन जैसे के रूप में बनछटी जिसको कहते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं उसके अंदर दोबारा से खेत में जाकर के मिट्टी में वो फिर मिलता है। तो ऐसे कुछ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो साइंसदान हैं उन्होंने चीज़ें सुझाई हैं कि ये इस प्रकार की दवाई मिट्टी में डालने से और जो बनछटी है वो जल्दी से जल्दी उसको समाप्त करें, वो कोई अवशेष के रूप में न बच पाए अगले साल की फसल के बोने तक। तो इसका एक मैकेनिज्म बना रहे हैं, उसको भी जो है जल्दी से ठीक किया जाएगा। तो इस तैयार है। ये वितरण जो है ये उनके अकाउंट्स में सबके अभी पहुंच जाएगा। ये सब रिलीज हो गया और 5,497 लोगों के अकाउंट में 5,90,99,000 रुपया 5,497 ये
क्लेम्स हैं उसका रुपया राइट साइड का, और अभी रुपए आ रहे हैं 5,91,000, 5 करोड़ 5 करोड़ 91, यानी वही 5,90,99,000 है, तो 1,000 कम 5 करोड़ 91 लाख। तो ये राशि जो है ये इनको हमने रिलीज कर दी है, उनके अकाउंट में चली गई है। एक हाँ, इसमें फसल का नहीं है जैसे सीएम हाँ फसल का नहीं है, ये सिर्फ पशुधन का, घर का और वाणिज्यिक प्रॉपर्टी। बर्तनों का। एक नुकसान और भी हुआ है अपने यहाँ, वो आपको जानकारी है। नूह में जो झगड़े हुए थे उसके अंदर भी कुछ जानमाल का नुकसान हुआ था, जिनकी जान गई। ऐसे 6 लोग हैं, 2 होमगार्ड के हैं। उन होमगार्ड को तो उनकी सैलरी के हिसाब से और जो प्रावधान है गवर्नमेंट के, पुलिस के, उसके हिसाब से उनको पैसा पहुंच गया है। 50 लाख से ऊपर, 50 लाख से ऊपर उनको मिला है। हाँ, और जो 4 लोग सिविलियन जिनकी डेथ हुई थी उनको 4-4 लाख रुपया, और वो हमारे डिपार्टमेंट जो SDRF स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड SDRF से वो भेज दिया गया है। और जहाँ तक उनके बाकी नुकसान की बात है, उनकी किसी की दुकान है, किसी की फैक्ट्री है, किसी का मकान है, किसी की गाड़ी है, वो असेसमेंट हो रही है। एक फैक्ट्री का असेसमेंट हो करके और कल हमारे पास आया था, तो कल ही हमने उनको भेज दिया। 1 करोड़ 35 लाख रुपया कल चला गया, और भी हो गई असेसमेंट, और 1-2 दिन के अंदर धीरे धीरे किसी का कम ज़्यादा है, यानी 2,000 रुपये से लेकर के और 15-20 लाख तक ये हाईएस्ट था। 1 करोड़ किसी की फैक्ट्री पूरी जल गई, तो उस फैक्ट्री को फिर स्पेशल कमेटी ने जाकर के असेसमेंट किया ताकि उसका काम शुरू हो जाए। बाकी किसी की दुकान है, किसी की रेहड़ी है, किसी का छोटे बड़े नुकसान सब मिला करके हैं, तो वो 2 दिन में वो भी सारा हो जाएगा। सर, ये विधानसभा में कानून पास हुआ था, जब दंगे होते हैं या कहीं मॉब नुकसान करती है, दंगाइयों से जो नुकसान की भरपाई करने का कानून पास हुआ था। एक तो नो, क्योंकि इस समय हाल ही में हुआ है, और क्या ऐसा कोई हुआ जिससे दंगाइयों से पैसे वसूल किए गए हैं? ऐसा कि सबकी जो FIR हुई है उस FIR के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उस इन्वेस्टिगेशन में जो दोषी पाए जाएंगे, पुलिस ने इस बार उस कानून के अंतर्गत जो ऐसा जिम्मेवार आदमी मिलेगा कि जिसके हरकत से, जिसकी एक्टिविटी से और कोई किसी का माली नुकसान हुआ है, उस माली नुकसान में सरकारी होगा, वो भी रिकवर करने की एक तरीका जो होता है उसमें चलाया जाएगा। और किसी का प्राइवेट भी है तो प्राइवेट जो अपना क्लेम करेगा कि मेरा ये नुकसान है, तो उसको भी जो प्रावधान है उस एक्ट के, उसके अंतर्गत वसूली का जो प्रावधान चलाया जाएगा। ये जो 100 करोड़ से भी कम के बजट में हमारे खिलाड़ियों ने आपके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री आपकी टीम से पहले जो मतलब 4 दर्जन के करीब मेडल जो एशियाड में जीते हैं, तो इसके लिए सरकार को बधाई की पात्र है। क्या इसके लिए कोई, इनके लिए खिलाड़ियों के लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम? अभी क्योंकि आए हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ अभी आने वाले हैं, तो इन सब का एक बड़ा प्रोग्राम हम करेंगे। जो ऐसे खिलाड़ी हैं, सुझाव आ रहे हैं, एक तो अभी जो एशियाड हुआ है इनका अलग कर लें। एक ये भी आ रहा है कि 1 महीने के बाद पैरा एशियन और होने वाला है, तो दोनों को मिलाकर करते हैं। तो अभी निर्णय करना है हमने, क्योंकि और भी कई कार्यक्रम हमारे बाकी हैं, सामने पेंडिंग हैं। 9 वर्ष हमारे 26 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, और 1 नवंबर को हरियाणा दिवस भी आ रहा है, बीच में दीपावली, दशहरा ये भी आ रहे हैं। तो 26 अक्टूबर को सर जो आपने पत्रकारों का पेंशन बढ़ाई है, मैं सबकी मतलब सीनियर होने के नाते मैं आपका बहुत बहुत सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। तो 26 अक्टूबर को हम आपका सीनियर आप ही हैं, परवाना जी तो गए। तो मैं इसीलिए तो सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक सम्मान समारोह हमें आप टाइम दीजिए, हम तो मतलब सभी आपका मिलकर सम्मान करें जरा, जो आपने इतना हमारे लिए सोचा है। ने जो 4 डिप्टी CM अलग अलग जातियों से, तो इस पर राहुल गांधी ने भी जातीय जनगणना की मांग की है। वो कह रहे हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ हम जातीय जनगणना कराएंगे। क्या आप हरियाणा में इस तरह की समाज की एकता, अखंडता को जितना बड़ा धक्का पहुंचाने की इनकी मुहिम चल रही है, तुच्छ राजनीतिक कारणों से, ये मैं समझता हूँ कि इस देश के लिए भी, प्रदेशों के लिए भी अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी इस प्रकार की डिमांड ना पहले हुई है ना अब हो रही है, और उसका कारण भी है। कारण ये है कि हमने समाज में जो तकलीफ वाला वर्ग होता है, जो डाउन ट्रोडन है किसी भी कारण से, जो नीडी है, उन सब की
आवश्यकता पूर्ति, उनका ध्यान रखना, उनके हित का ध्यान रखना, ये हम पहले से करते हैं। आखिर हमारा फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, इसी काम करने के लिए तो बनाया हमने। अगर हम बीपीएल की संख्या गिने तो पहले तो सिर्फ 1,20,000 रुपया वार्षिक आय जिसकी होती थी उसी के नीचे बीपीएल होता था, और हमारे राशन कार्ड भी 23-24 लाख ही थे। लेकिन हमने पीपीपी बना करके उस स्लैब को बढ़ाया, 1,80,000 किया। राशन कार्ड की संख्या जहाँ तक है वो 30 लाख से ऊपर 34 लाख हो गई है। हमारा ये जो आयुष्मान कार्ड का आंकड़ा है ये भी 1,80 तक 29 लाख ये हो गया था, 29.5 लाख, 8 लाख अगला हमने 3 लाख तक का ये कर दिया, 37 लाख परिवार हो गए, कुल 70 लाख परिवार है। 55% लोगों को हमने इस प्रकार की राहत देने का प्रावधान किया है। जिनको जो नहीं मांगते थे उनको भी हम दे रहे हैं, यानी 12.5 लाख राशन कार्ड तो हमने उनके घर बैठे बनाए हैं। 1 लाख से ऊपर हमने ओल्ड एज पेंशन जिन्होंने हमसे आके मांगी नहीं उनको वेरीफाई करके उनके घर जा करके दे रहे हैं। तो ये जो सारा कुछ सुविधाएं हम देते हैं, इसमें हमारे यहाँ कोई परिवार ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई आवश्यकता पूर्ति नहीं होती हो। और हम तो अगर मान लो ये नौकरियों का जो किया है ट्रांसपेरेंट तरीका, सबसे ज़्यादा उन गरीब परिवारों के लोग लगे हैं। 1,10,000 जो नौकरियां अभी तक दी हैं, जिनके बच्चों को कोई पूछता नहीं था, कितने ही वो टैलेंटेड हो जाते थे, आज नौकरी मिलने के बाद उन परिवारों के अंदर जब समाचार पहुंचता है तो वो समाचार जब पहुंचता तो उनको हैरानी होती है कि अच्छा वही नौकरी लग गई। आज भी 61 SC/ST की सिलेक्शन हो गई है जी, रिजल्ट आ गया जी, अभी आ गया जी अभी 61। चलिए हम देखेंगे उसमें। सर एक सवाल है कि WFI के जो पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया उनका इस बार के रिजल्ट कुछ नहीं आया क्योंकि वो दरअसल जो ट्रायल था वो फेस करना नहीं चाह रहे थे। यही नतीजा हुआ कि ट्रायल फेस न करने के कारण उनका मेडल नहीं आया। उनको पुनः विचार करना चाहिए कि धरना प्रदर्शन से मेडल नहीं आता, बल्कि खेल में खेल की भावना से ट्रायल देने पे आता है। आपका क्या रिएक्शन? अब बात नहीं कि सबकी अपनी राय है, राय तो मुझे कुछ अच्छी ही लगती है, हमारी तो नहीं लगती है। लेकिन अब कोई निर्णय हुआ, किसी ने किया, निर्णय करने वाले हम तो थे नहीं। अब जिसने कोई निर्णय कर लिया, उसके रिजल्ट आ गए, सबके सामने आ गए, तो जैसे कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी, आज कुछ कर नहीं सकते। आज आगे इन चीज़ों से लेसन लेकर के ठीक करना ही चाहिए। सर ये जैसे सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, कुछ खास आयोजन रहेंगे इस दौरान? देखिए, बड़ी घोषणा प्रदेश के लोगों देखिए प्रदेश के हित में जब भी जो बात ध्यान में आई, 9 साल के इंतजार हम करते नहीं हैं। हमको अगर कोई रात को बात ध्यान में आ जाए, सुबह सुबह ध्यान में आ जाए, या लोगों से बातचीत करते हुए शनिवार को 5 से 6 के बीच में ध्यान में आ जाए, हम उसी समय अपने अधिकारियों को, राजेश जी को, उमा जी को फ़ोन करते हैं, टीवीएसएन को फ़ोन करते हैं, भाई ये योजना बढ़ा करके दे दो आज। पिछले 3 महीने में मेरे ख्याल 2-3 बातें तो ऐसी जब ध्यान आई तब कर दी। तुरंत दान में विश्वास। एक दिन मैं बात कर रहा था बच्चों को स्कॉलरशिप इसको कितना मिलता है, तो एक बच्चे ने कहा जी मुझे 7,000 रुपया साल का मिलता है। उसी क्लास का बच्चा उसने कहा जी मुझे 10,000 रुपया मिलता है। 9 या 10? हाँ, तो मैंने पूछा आपको कहाँ से मिलता है, आपको कहाँ से मिलता है? तो एक ने कहा मुझे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जो हमारा बोर्ड है उस बोर्ड से मिलता है 10,000 रुपया। दूसरे जो पूछा उसने कहा जब लेबर वेलफेयर बोर्ड से मिलता है 7,000 रुपया। मैंने कहा भी एक ही प्रदेश, दोनों मजदूर, दोनों के बच्चों को 7,000 को 10,000। 3,000 उसी समय घोषणा की कि भी दोनों को 10,000 मिलेगा, और पूरे प्रदेश में उनको लेबर वेलफेयर बोर्ड को कहा कि भी आप भी कंपेयर करके योजनाएं बनाओ। ऐसी बात कर रहे थे हम राशन डिपो वालों से, तो राशन डिपो वालों से तरह तरह की बातें हुई। किसी ने कहा कि भ्रष्टाचार, खुद वो लोग बता रहे हैं हमारे यहाँ हमारे वर्ग में बदनाम है, कुछ लोग भ्रष्टाचार करते हैं, कुछ ठीक है। जो बदनाम है वो तो कोई किसी को कुछ कहता नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको लगता है कि हमारी तो थोड़ा सा बनता है कमीशन, इस कमीशन गुजारा कैसे होगा। मैंने कहा कितना कमीशन है? कि जी 1.5 रुपया किलो। मैंने भी हिसाब लगाया कि भाई मानो अगर सारे महीने का इतना, तो इनको तो 8-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा मिलता नहीं है, तो 8-10 हज़ार रुपये में कहाँ इनका गुजारा होता है? कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ मैंने कहा इनकी 2 रुपये कमीशन कर दो। उस समय की नोबडी डिमांडेड। लेकिन जब हमें लगता है कि ये चीज़ इस समाज के साथ अन्याय हो रहा है, वो बेचारे जिनकी शादी नहीं होती थी उन्होंने कहा भी इनको दे दो 2750।
जिनकी पत्नियों का ध्यान तो हो गया, विधुर, वो भी तो आखिर संकट से गुजरते हैं। हमने कहा भी 40 वर्ष के हो गए तो इनको भी दे दो 2750। एक हमारे वो डिफॉर्मिटी के जो लोग बच्चे, क्या कौन सी डिजीज थी, रेयर डिजीज, भाई इनको भी आखिर इनका भी जीवन बड़ा असुरक्षित है। उनको 2750 महीने का दे दिया, साथ में उनको चिरायु कार्ड भी उनको दे दिया। हाँ, तो ये चीजें जब भी किसी वर्ग के लिए हमको ध्यान में आती हैं हम तुरंत करते हैं। तो 9 वर्ष पूरे होने पे भी सर कुछ बड़ा ही सोचा हो? मैं तो कह रहा हूँ कि जब जो बात ध्यान में आएगी, 9 वर्ष की कंडीशन नहीं है, आज ध्यान में आ जाए कल ले लो, 9 वर्ष पूरे हुए नहीं है। और कोई बात 9 वर्ष वाले दिन ध्यान नहीं आएगी, उसके 10 दिन बाद याद आएगी, उसको भी कर देंगे। तो हम तो लगातार सातत्य चलने वाले हैं, क्योंकि हम उस प्रकार के खेल में चलते नहीं है कि इस जाति के वोट लेने तो ये कर दो, इस जाति के लोग वोट लेने तो ये कर दो। हमारे लिए तो जातियां 2 ही हैं, एक गरीब है और एक जो गरीब नहीं है। ऑपोजिशन का ये मानना है कि एससी और ओबीसी का जो गवर्नमेंट जॉब है, जितना सीट्स है वो भरता नहीं है, और आपका ये मानना है कि जो हम तो गरीब और अमीर देखते हैं, एससी और ओबीसी नहीं देखते हैं। नहीं देखते, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी ओबीसी नहीं देखते, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी का अधिकार कोई दूसरा ले जाए ये हम कभी जाने नहीं देते हैं। जो प्रावधान बने हुए हैं वो उनको मिलना ही चाहिए। अगर किसी की सीटें प्रावधान के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से जो बनी हो पूरी नहीं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हर काम करते हैं। हमने पिछले दिनों में उनका जो बैकलॉग है उसको भरने का काम किया। हमारे पास एक वर्ग आया शेड्यूल कास्ट का कि ग्रुप ए और बी में हमको 20% पूरा मिलना चाहिए प्रमोशन में। हमने कहा मिलना चाहिए, कहने मिलता नहीं है। चीफ सेक्रेटरी को बुला के हमने कहा पॉलिसी बनाओ, अब परसों ही पॉलिसी डिक्लेयर हुई है, हो गई ना 7 तारीख शनिवार। हाँ, शनिवार को अभी हमने कर दी। और सब कहा कि जो प्रमोशनें होंगी वो सब इस पॉलिसी के आधार पर होंगी और कोई पॉलिसी, क्योंकि उनको 20% का अधिकार है मिला हुआ। अगर वो नहीं हम पूरा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ने ध्यान नहीं कराया, इसलिए रह गई होगी। एससी में सिर्फ बैकलॉग है या नहीं? वो तो जो होगा तो पूरा करेंगे। मेरे हिसाब से तो कोई आज की डेट में तो कहीं नहीं रहता है, क्योंकि 20% हर जगह पर उनको रिजर्वेशन पूरा मिलता है। कोई भी सीट आज बचती नहीं है। हाँ, कहीं कहीं बाय द वे कोई रह जाए तो पूरा करते हैं। जैसे आज ही रह गया, 100 लोग चुनने थे, 61 चुने गए, 39 रह गए। अभी 39 सब रह गए नहीं याद। हाँ, अब वो 41 रहे तो ऐसा नहीं कि 39 छूट जाएंगे। अभी नई रिक्वेशन जाएगी, मानो 50 की ओर जाती है तो 50 में 39 ये जुड़ जाएंगे, 89 सिलेक्ट होंगे। तो 39 जो है ये जुड़ेंगे। हाँ, कोई चीज आगे पीछे, और इसमें बहुत लोग कुछ कमियां खोजने के लिए लगे रहते हैं। एक मैंने परसों शब्द प्रयोग किया था, भर्ती रोको गए। एक लगा हुआ है भर्ती रोको गए। हरियाणा के रोजगार के आंकड़ों पर और आपने जो कहा था कि भर्ती रोको बैंक काम कर रहे हैं, उस पर उन्होंने पूरा ब्यौरा रखते हुए कहा कि हरियाणा में 2014 से लेकर 2022 के बीच में कई पेपर लीक हुए। उन्होंने भर्तियों का जिक्र किया कि एडवर्टीजमेंट लीक हुई, ये पेपर लीक हुआ, ये भर्ती लीक हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनको लोकसभा में जो जवाब मिला एक पर्सन का, उसमें केंद्र सरकार के जो श्रम रोजगार मंत्री हैं उन्होंने बताया कि हरियाणा में 9% बेरोजगारी है, जो देश में सबसे ज्यादा है। 9%। ये तो ये कितना कह रहे थे? ये सीएमआई के आंकड़ों के आधार पर 31-32% 35-36। जी सर। तो मैं 36 को ठीक मानूं कि 9 को ठीक मानूं? मान लो उनकी बात भी बड़ी करनी हो तो एक तरफ 36 कह रहे हैं, एक तरफ 9 कह रहे हैं, 7 तो हम भी कह देते हैं। वो कह रहे थे सर कि उसका जो सीएमआई का सैंपल साइज है और इसका जो सैंपल साइज है वो डिफरेंट होता है। सीएमआई में वो लोग जो एजुकेटेड हैं, जॉब जिनकी मिल सकती है लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है जॉब करने में, वो भी होते हैं। लेकिन इस डेटा में सिर्फ वो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। उनका तो एक सैंपल साइज होता है, हम सैंपल साइज पर काम नहीं करते, हम टोटल पॉपुलेशन पर काम करते हैं। और हमारे यहाँ ये जो अनअप्लाइड संख्या है ये सेल्फ डिक्लेयर्ड है, सेल्फ डिक्लेयर्ड। मैं तो यहाँ तक हिसाब रखता हूँ, आपको 5 कंडीशन बता के एक फिगर बताता हूँ। मेल, ग्रेजुएट, अनएम्प्लॉयड, एज बिटवीन 24 to 36। पांचवा क्या है? मेल, अनएम्प्लॉयड 24 to
36 ग्रेजुएट हाँ इनकम 1 लाख रुपए से जिनकी इनकम का मैं फैमिली की, ऐसे लोग आज हरियाणा में। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, और ये बड़ी खबर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जो बयान दिया गया था कि 4 डेप्यूटी सीएम बनाएंगे, उस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तंज कसा है, पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को तार-तार कर दिया। और साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसके बाद ये तंज कसा, इस पर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेसी का चीरहरण है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जो बयान दिया गया था उस पर ये रिएक्शन दिया गया है, प्रतिक्रिया दी गई है कि समाज को जातियों में मत बांटो, बेहतर है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आपको बता दें कि अभी हाल ही में बयान दिया गया था कि 2019 में भी हमारी पार्टी का फैसला यही था कि अगर सरकार बनेगी तो 4 डेप्यूटी सीएम बनाएंगे अलग अलग वर्ग के, उस पर ये पलटवार। चला लेंगे, फिर महिला भी आ जाती है तो फर्स्ट प्राइवेट में इनको दे लो, सेकंड प्राइवेट में महिलाओं को भी लगा लो, लेकिन सबसे पहले जो गरीब है। सर अभी कल ही ये जो अप्रैल और जून इस साल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की आंकड़े मॉस्की से आई है भारत सरकार से, उसमें हरियाणा का भी 6.5% आ गया। ये लो जो था 8.8% जनवरी से मार्च वाले पे। अब वो 9% जो बोल गए वो ये है। और अब राजस्थान का 11.7%। वेरी करता है सैंपल डेटा। नहीं, हमने तो सैंपल डेटा लेते ही नहीं ना, तो एक्चुअल डेटा है। हम तो इसका लगातार सर्वे करा रहे हैं। और ये 22,000 लोग जो मैंने बताया ना अभी 32,000, इन सबको सर्वे में डाल दिया कि मान लो किसी का उस समय अनएम्प्लॉयड लिखाया होगा साल पहले या 6 महीने पहले जब हमने डाटा लिया था, आज हो सकता है कि 1,000-2,000 लोग नौकरी लग गए हो, क्योंकि एक बार जो काम कर लेता है वो बहुत कम होते हैं, जो बाहर निकलता है थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड है उनका तो नौकरी का स्कोप बना ही रहता। हमारे यहाँ 2011 के बाद 2023 तक जो राशन कार्ड थे उनका जब सर्वे कराया तो 80,000 लोग ऐसे परिवार ऐसे मिले जिसमें कोई ना कोई व्यक्ति नौकरी में है, सरकारी नौकरी में, और बीपीएल ले रहा है। बीपीएल तो भाई 180 का मतलब 15,000 रुपये महीना, सरकारी नौकरी में तो 15,000 का तो कोई अर्थ नहीं है। तो ये सारा डाटा आज हमारा अप टू डेट बिल्कुल जिसको चाहिए ना टू दी टाइम, ये हमारे पास होता है और हम उसकी प्लानिंग से बनाते हैं। नो स्टेट कैन कम्पीट विद हरियाणा इन दिस फील्ड। ये 3,000 रुपए जो ऐलान किया आपने, ये कब से लागू होगा? ये बुढ़ापा पेंशन ये हो गया, नोटिफिकेशन होने वाला इसका होगा सर आगे है, लेकिन इसको मिलेगा उसी डेट से जो मैंने अनाउंस किया था, इकट्ठा मिल जाएगा। नहीं 3,000 के 2,750 वो मैंने कहा है, कल ही कहा है, बहुत जल्दी। नहीं मैंने शब्द प्रयोग किया बहुत जल्दी। सर ऐसा के मुद्दे को लेकर पंजाब में चाहे सरकार हो या विपक्ष हो क्लियर है, तो जो हरियाणा में ऐसी बात आ रही है, तो कल अनुराग राणा से पूछा गया क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि आपके द्वारा उनकी पार्टी को टाइम दिया जाए और ये बताया जाए कि जब पंजाब, हरियाणा और केंद्र में आपकी सरकार थी तो क्या किया गया, पहले आप उनको सामने बैठ के उनको ब्यौरा दो, फिर वो अपना। मैं ब्यौरा उस समय नहीं अभी दे रहा हूँ। ये विषय जब एसवाइएल का बना तो सबसे पहले तो कांग्रेस ने पंजाब के अंदर एक एक्ट बनाया ना, जिस एक्ट को चैलेंज किया हमने सेंटर में, राष्ट्रपति के असेंट के लिए जब गया, राष्ट्रपति जी ने असेंट देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में दे दो। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जब तक रहे इन्होंने उसको फॉलो नहीं किया 2014 तक। हमने 14 में आते ही और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, 16 में हमने डिसीजन ले लिया कि नहीं, हरियाणा पर एसवाइएल का अधिकार है, एसवाइएल हरियाणा के लिए जरूरी है, ये मस्ट यानी उसको बनना ही चाहिए। ये 2016 में हुआ। 16 के बाद उसकी एग्जीक्यूशन के लिए एक ऑर्डर लेना ही पड़ता है। कोई भी ऑर्डर आप लोगों को पता है कि चाहे किसी भी कोर्ट का एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर तुरंत लेना पड़ता है और तुरंत मिलता भी है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ में उसके अंदर फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई खेल होते रहे। बाद में कोविड आ गया। कोविड के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आपस में म्यूचुअली किसी न किसी तरीके से कर लो। उस म्यूचुअली करने में हमने तो फिर यही कहा कि चलो भी आपस में मान जाए। मानता कौन नहीं, तो पंजाब ही नहीं मानता ना, सेंटर मानता, हम मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट मानता है।
तीन एजेंसीज मानती हैं, दो सरकारें और सुप्रीम कोर्ट, और पंजाब वाले नहीं मानते हैं, तो हमें कैसे वो कह सकते हैं? सवाल है जी, उन्होंने कैसे कह सकते हैं? विशेष सत्र बुलाया है और दीपेंद्र हुड्डा ने कल आपसे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की है और ये भी मांग की है कि प्रधानमंत्री जी से टाइम दिया जाए, तो वो सभी नहीं, ये बात आप किसकी कह रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा की या उसकी हांडा की? दोनों मैं दीपेंद्र की पूछ रहा हूँ, ये ढांडा की पूछ रही है। तो मैं तो दोनों से जवाब मांग रहा हूँ। मैं 4 से लेकर और 14 तक का तो दोनों से मांग रहा हूँ जवाब, और 14 के बाद हमने क्या किया हमने बता दिया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी हांडा से मांग रहा हूँ कि पंजाब में वो बैठे हैं, एक बूंद नहीं देंगे, और पड़ोस में एक दीवार बीच में है और साथ में पंजाब के एक एमएलए के घर में बैठ करके वो कह रहे हैं हरियाणा का हक बनता। यह बताओ तो सही स्पष्ट। एक पानी देने के लिए मना कर रहा है, एक पानी लेने के लिए शोर मचाता रहता है। ऑल पार्टी मीटिंग का है इसमें जो डिमांड आ रही है? अभी उन्होंने कहा तो हम देखेंगे, विचार करेंगे। पंजाब का सरकार 1 नवंबर को कर रहा है, मीटिंग कर रहा है सबके साथ। हरियाणा को बुलाएंगे वो? नहीं, पंजाब के, तो पंजाब बुलाते हैं, उसमें क्या प्रश्न क्या है? ये है अपने अपने इंटरेस्ट, यानी स्टेट का इंटरेस्ट। हमारे स्टेट का इंटरेस्ट हम सोचेंगे, पंजाब वाले अपना सोचेंगे। ये तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट को सीधे बोल रहे हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे और डिफेंसिव है। मेरा क्या कहना है कि ये पानी का विषय नहीं है, ये दो विषय अलग अलग है। उसमें क्लॉज नंबर 9, 1, 2, 3 ये कौन से उसका है? सर वो इसका सर जो एग्रीमेंट राजीव लोंगोवाल एग्रीमेंट आप लोग अभी बेशक निकाल के देख लीजिए। उसमें 9.1, 9.2, 9.3 ये 3 क्लॉज अलग अलग हैं। इन तीनों क्लॉज में अलग अलग विषय हैं। एक क्लॉज में है एसवाइल का निर्माण और तीसरे क्लॉज में है उसके पानी का बंटवारा। हम कहते हैं 9.1 को पूरा करो, उसका निर्माण करो, बंटवारे के लिए जो ट्रिब्यूनल बनेगा, जो कोई करना होगा उसको, अगर हमारी आपस में लड़ाई भी होगी तो कोई एक्सपर्ट बैठेंगे, अपने आप निर्णय करके देंगे। मैंने बताया स्टेट यूनिट्स के हाथ में कुछ नहीं होता, अपने अपने स्टेट में सब लोगों ने एक दूसरे को मुंह दिखाना होता है, ठीक है। हमारा वो विषय नहीं है, वो पार्टियों का विषय है, सरकारों का विषय नहीं है। पार्टियां कौन क्या करती हैं वो अलग विषय। सर इसी मुद्दे पे एसवाईएल के मुद्दे पे पंजाब के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में खुली चर्चा करने के लिए न्योता भी किया है। क्या किया? ये उन्होंने विज्ञापन जारी किया। किसको न्योता दिया? ये सभी को दिया। हरियाणा को? मैंने बताया उसको कोई अर्थ नहीं। जब एक चीज सुप्रीम कोर्ट में आ गई है उसका कोई अर्थ नहीं है, कुछ भी करें। एक जानकारी और देता हूँ। एक ये जो आज का जो हमारा एजेंडा था जिसके अंदर दुकानों का और बूथ का और जो कंस्ट्रक्शन लोगों ने अनसाइज कर रखी थी, उसमें एक विषय आज ही हमने जोड़ा है, वो मंडी टाउनशिप। उससे पहले केवल म्यूनसिपल कमेटीज इंटर्न और जो हमारी इंटर्न इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैं वो तो उसके अंदर जुड़े हुए थे। मंडी टाउनशिप छूट गया था, आज हमने मंडी टाउनशिप को भी उसमें जोड़ दिया कि मंडी टाउनशिप में भी इस प्रकार के कोई विषय हैं तो म्यूनसिपैलिटी के आधार पर, और बल्कि मंडी टाउनशिप को हमने म्यूनसिपैलिटी के साथ ही मर्ज करने का ये फैसला कर लिया जो अर्बन एरिया में है। सर 9 साल की सर बात हो रही थी, 9 साल में सर जो आपकी सोच रही, आप हरियाणा को 14 से लेकर 22 तक कहाँ तक ले गए अपनी सोच से? आपको बताना पड़ेगा ये। हम तो जानते हैं सर, आप जानते हैं ना। हरियाणा की पूरी जनता जानती है कि हमने 9 साल में क्या किया। जनता खूब बोल रही है और पूरा ऊंचे ऊंचे स्वर से बोल रही है कि जो आपने किया बढ़िया किया, और आने वाले समय में भी 5 साल आप यानी जनता जो है वो हमारे पर ध्यान कर रही है, वो लाएगी, और जो काम हमारे आज चल रहे हैं उनको मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, जो बचे हुए काम उनको पूरा करेंगे। चलिए। तो कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कई विषयों को लेकर बातचीत की, और खास तौर पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष की तरफ से बयान दिया गया था कि 2019 में भी उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो 4 डेप्यूटी सीएम बनाएंगे, उसी पर अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कटाक्ष किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को जातियों में मत बांटो, डेमोक्रेसी का चीरहरण नहीं किया जाना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा का यह बयान निंदनीय है, और साथ ही राहुल गांधी की तरफ से जो कहा गया था कि जातीय गणना करवाएंगे और
चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, और उस पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा में ऐसी कोई मांग नहीं है और हम सभी को एक साथ लेकर चल रहे हैं। एसवाईएल को लेकर भी एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पंजाब को फटकार लगाई गई उस पर आभार जताया और साथ ही कहा कि निर्माण बेहद जरूरी है। तो आज की अगर बात की जाए कैबिनेट की बैठक, कई एजेंडों पर चर्चा हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से उन फैसलों की जानकारी दी गई है जो फैसले लिए गए हैं।